नमस्कार। आज हम वैदिक समाज और संस्कृति को समझने के जो स्रोत हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। प्राचीन भारतीय इतिहास, खासकर स्कूल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि उस युग की जानकारी हमें आखिर मिलती कहाँ से है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्राचीन भारत का वैदिक काल मतलब लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय, जी। उसको समझना ना वाकई एक तरह की जासूसी जैसा है। सुराग बिखरे हुए हैं, आप समझिए। अच्छा, जासूसी। हाँ, जैसे वेदों में लिखे भजन है, फिर वो खास मिट्टी के बर्तन हैं, पेंटेड ग्रेवियर, हाँ, सुना है उनके बारे में। लोहे के औजार हैं, और यहाँ तक कि प्राचीन ईरानी ग्रंथ अवेस्ता को देखिए, उसमें भी मिलते जुलते शब्द हैं। तो इन सब कड़ियों को जोड़कर ही मतलब उस समय की पूरी तस्वीर उभरती है। तो फिर शुरुआत साहित्यिक स्रोतों से करते हैं। सबसे पहले तो वेद ही आते हैं। इन्हें श्रुति कहते हैं ना, मतलब सुना हुआ ज्ञान। बिल्कुल, श्रुति जो सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। हाँ। 4 वेद है मुख्य रूप से। पहला और सबसे पुराना है ऋग्वेद। हाँ, ऋग्वेद। इसका समय लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व का माना जाता है। जी हाँ, करीब करीब वही। इसमें 1028 सूक्त हैं और इनसे हमें शुरुआती वैदिक काल के लोगों का जीवन पता चलता है। वो ज्यादातर पशुपालक थे, कबीलाई समाज था उनका। और उनके देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, इन सब का जिक्र है। हाँ, ये प्रमुख देवता थे। और सप्त सिंधु यानी वो 7 नदियों वाला जो इलाका था, उसका जिक्र भी ऋग्वेद में ही है। अच्छा, ऋग्वेद के बाद फिर सामवेद। हाँ, सामवेद। इसमें ज्यादातर मंत्र तो ऋग्वेद वाले ही हैं, पर उनको संगीत में ढाल दिया गया है, मतलब गाने के लिए। तो यज्ञों में गाने के लिए। इससे संगीत का महत्व पता चलता है उस समय। सही, यज्ञों में संगीत का महत्व बढ़ रहा था। फिर आता है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ करने के जो नियम हैं और गद्य वाले मंत्र हैं। तो ये उत्तर वैदिक काल की तरफ इशारा करता है, जहाँ यज्ञ थोड़े और जटिल हो गए होंगे। बिल्कुल, यज्ञों की जटिलता और ब्राह्मण वर्ग का बढ़ता प्रभाव ये यजुर्वेद से साफ झलकता है। और चौथा वेद, अथर्ववेद। वो तो थोड़ा अलग है शायद। हाँ, वो कुछ अलग है। उसमें आम लोगों के जो विश्वास थे, जादू टोना, बीमारियां दूर करने के मंत्र, इस तरह की चीजें ज्यादा हैं। तो उससे उस समय के लोक जीवन की एक झलक मिल जाती है। अच्छा, वेदों के बाद भी तो कुछ ग्रंथ है ना, ब्राह्मण ग्रंथ। जी हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ। ये दरअसल वेदों पर कॉमेंट्रीज हैं, टीकाएं हैं। यज्ञों का मतलब क्या है, विधि विधान क्या है, ये सब समझाते हैं। जैसे शतपथ ब्राह्मण काफी प्रसिद्ध है। और इनसे सामाजिक नियमों, वर्ण व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। हाँ, उनके विकास की जानकारी मिलती है। फिर ब्राह्मणों के बाद आते हैं आरण्यक, वन पुस्तकें। वन पुस्तकें मतलब जंगलों में लिखी गई। माना जाता है कि जंगलों में रहने वाले ऋषियों ने रची। इनमें यज्ञों के पीछे जो दार्शनिक या प्रतीकात्मक अर्थ है, उन पर ज्यादा जोर है। और फिर सबसे आखिर में उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं। बिल्कुल वेदांत यानी वेदों का अंत या सार। ये पूरी तरह दर्शन पर केंद्रित हैं। आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष, ये सारे गहरे विचार यहीं से आते हैं। तो ये एक तरह का शिफ्ट दिखाते हैं यज्ञों से ज्ञान मार्ग की तरफ। सही कहा, कर्मकांड से ज्ञान की ओर। तो ये तो हुई साहित्यिक स्रोतों की बात। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, कहानी सिर्फ किताबों में नहीं है, जमीन के नीचे भी सबूत है, मतलब पुरातात्विक स्रोत। हाँ बिल्कुल, और पुरातात्विक स्रोतों में सबसे अहम शायद है चित्र धूसर मृदभांड संस्कृति, पेंटेड ग्रेवेयर या पीजीडब्ल्यू कल्चर। पीजीडब्ल्यू। हाँ। इसका समय लगभग 1100 से 600 ईसा पूर्व का है। जी, ये खास तरह के स्लेटी रंग के बर्तन होते हैं और उन पर काले रंग से डिजाइन बने होते हैं, ज्यामितीय डिजाइन। और ये बर्तन जुड़े हैं उत्तर वैदिक काल से मुख्य रूप से। हाँ, और मिले भी कहाँ हैं? गंगा यमुना दोआब का जो इलाका है, जैसे हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा। हाँ, ये तो उत्तर वैदिक काल का केंद्र माना जाता है। बिल्कुल, और यहीं से एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज मिली, लोहा। और मिले तीर, भाले। हाँ, और खासकर खेती में इस्तेमाल होने वाला हल, लोहे का हल। और यहीं से आप समझिए एक बड़ा बदलाव आता है। बदलाव? कैसा बदलाव? देखिए, लोहे के हल ने खेती का तरीका बदल दिया। गंगा के मैदानों के घने जंगल थे, उन्हें साफ करना आसान हो गया। अच्छा, तो खेती बड़ी होगी। खेती का विस्तार हुआ, अनाज का उत्पादन बढ़ा, और जब अनाज ज्यादा होने लगा तो उससे बड़े और स्थायी राज्यों की नींव पड़ी, जिन्हें जनपद कहा गया। ओहो, तो मतलब एक धातु ने पूरा सामाजिक आर्थिक ढांचा बदलना शुरू कर दिया। कमाल है। हाँ, ये जुड़ाव देखना बहुत जरूरी है। और एक तीसरा पहलू भी था ना, भाषा वाला। हाँ, भाषा विज्ञान, वो भी मदद करता है। वेदों की जो संस्कृत है वो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक बहुत पुरानी शाखा है। और अवेस्ता से तुलना वो दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प। प्राचीन ईरान का ग्रंथ है ज़ेंद अवेस्ता। ऋग्वेद और अवेस्ता में भाषा तो मिलती है, कई देवताओं के नाम भी एक जैसे हैं, जैसे वैदिक असुर और अवेस्तन अहुर। हाँ, और वो सोम और होम वाला पेड़। हाँ, सोम और होम, ये पवित्र पेय के नाम भी समान है। इससे क्या पता चलता है कि शायद किसी जमाने में भारतीय आर्यों और ईरानियों के पूर्वज साथ रहते थे, या उनके बीच गहरे सांस्कृतिक संपर्क थे। तो इन सभी स्रोतों को, साहित्यिक, पुरातात्विक, भाषाई, इन सबको मिलाकर देखें तो वैदिक काल के दो अलग अलग दौर दिखते हैं ना। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट। पहला ऋग्वैदिक काल, जिसमें पशुपालन मुख्य था, समाज कबीलों यानी जन में बटा था, राजा मतलब राजन बस कबीले का मुखिया जैसा था। हाँ, और वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, उतनी कठोर नहीं थी। स्त्रियों की स्थिति भी बेहतर थी, उन्हें सभा समिति जैसी संस्थाओं में भाग लेने का अधिकार था। और फिर आता है उत्तर वैदिक काल। हाँ, दूसरा दौर। हाँ, इसमें कृषि मुख्य हो गई, लोहे का बड़ा रोल था इसमें। और कबीलों की जगह बड़े राज्य, जनपद बनने लगे। राजा ज्यादा शक्तिशाली हो गया। हाँ, राजा की शक्ति बड़ी, पद वंशानुगत होने लगा, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, काफी कठोर हो गई वैदिक काल के लिए। और बाकी सब बाद के वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, पीजीडब्ल्यू, लोहा, ये सब उत्तर वैदिक काल के लिए। बिल्कुल सही है, ऐसे ही पूरी तस्वीर बनती है। लेकिन एक बात और, इन स्रोतों को इस्तेमाल करते हुए कुछ सावधानी भी बरतनी होगी। इनकी कुछ सीमाएं भी तो होंगी। निश्चित रूप से, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे साहित्यिक स्रोत हैं, वो ज्यादातर ब्राह्मण वर्ग ने लिखे या सहेजे हैं, तो जाहिर है उनका नजरिया झलकेगा उसमें। हाँ, ये तो है। और ये मूल रूप से धार्मिक ग्रंथ हैं, इतिहास लिखने के लिए नहीं बने थे। तो इनमें जो बातें हैं
उन्हें जस का तस ऐतिहासिक तथ्य मान लेना वो सही नहीं होगा। मिथक क्या है, यथार्थ क्या है, इसे अलग करना पड़ता है। ये एक चुनौती है। और पुरातात्विक साक्ष्य? वो तो भौतिक चीजें बताते हैं, हाँ, वो हमें भौतिक जीवन दिखाते हैं, बर्तन, औजार, घर, लेकिन लोग सोचते क्या थे, उनकी मान्यताएं क्या थी, ये उनसे सीधे पता नहीं चलता। तो कुल मिला के वैदिक समाज को समझना एक पहेली सुलझाने जैसा है, काफी जटिल है। हाँ, कह सकते हैं। साहित्यिक स्रोत हमें विचार और मान्यताएं देते हैं, पुरातत्व जमीनी हकीकत दिखाता है। और भाषा विज्ञान हमें उनके बाहरी संपर्कों और जड़ों तक ले जाता है। इन सबको मिलाकर ही एक संतुलित, एक गहरी समझ बन पाती है। ये वाकई आकर्षक है कि कैसे हजारों साल पुराने श्लोकों और मिट्टी के टूटे टुकड़ों से हम एक पूरे युग को फिर से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, सचमुच। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जी जरूर। आज के भारतीय समाज और संस्कृति में वैदिक काल की कौन सी ऐसी विरासतें या प्रभाव आपको दिखते हैं जिनका जिक्र आज हमने सीधे तौर पर नहीं किया? इस पर सोचिएगा जरूर। नंबर, आज हम इतिहास के एक बहुत जरूरी अध्याय पर बात करेंगे, ऋग्वैदिक काल का भूगोल, मतलब ज्योग्राफी ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड। हाँ, ये वो समय है, आप देखिए, लगभग 1500 से 1000 बीसीई का, और स्कूल से लेकर यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी जैसी कई परीक्षाओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधे ऋग्वेद के आईने में देखते हैं कि भाई वो शुरुआती वैदिक लोग कहाँ बसे थे, हाँ। उनकी दुनिया, उनका भूगोल कैसा था। हाँ, सही कहा। इस शुरुआती दौर को समझने के लिए देखिए, ऋग्वेद ही हमारा एक तरह से मेन गाइड है। अच्छा, ये हमें उस समय के भूगोल, खासकर नदियों और लोगों का जो रहन सहन था, उसकी एक तस्वीर दिखाता है। और उनका जो मुख्य निवास क्षेत्र था वो कहलाता है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, ये नाम मैंने कई बार सुना है। 7 नदियों की धरती, सुनने में तो बड़ा भव्य लगता है। ये आखिर था क्या, मतलब कौन सी नदियां थीं इसमें शामिल? हाँ, सही कहा आपने। भव्य तो लगता ही है। ऋग्वेद में इसका जिक्र बार बार आता है। इसमें बेसिकली 7 प्रमुख नदियां गिनी जाती हैं। 7, ओके। हाँ, सबसे खास है सिंधु, इंडस। ऋग्वेद में से बहुत शक्तिशाली, महत्वपूर्ण नदी माना गया है। फिर है सरस्वती, ये तो सबसे पवित्र नदी मानी गई है। इसे नदीतमा कहा गया है, यानी सर्वश्रेष्ठ नदी। नदीतमा यानी नदियों में उत्तम। बिल्कुल। आज इसे ज्यादातर लोग जो अब सूखी हुई घग्गर हाकरा नदी प्रणाली है उससे जोड़कर देखते हैं। अच्छा, जो अब नहीं बहती ज्यादातर। हाँ, वही सिंधु और सरस्वती हो गई। और बाकी 5? हाँ, बाकी 5 कौन सी हैं? बाकी 5 हैं पंजाब की नदियां, जिन्हें पंचनद भी कहते हैं। इनके नाम हैं वितास्ता, जो आज की झेलम है। झेलम, ठीक। असिकनी यानी आज की चेनाब। परुष्णी मतलब रावी नदी, जिस पर वो मशहूर दशराज्ञा युद्ध हुआ था। हाँ, 10 राजाओं का युद्ध। वही। फिर विपाशा, आज की ब्यास, और शुतुद्री यानी सतलज। ये नदियां ही आप कह सकती हैं उनके जीवन का आधार थीं। तो ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, मतलब पहचान और पवित्रता का भी केंद्र थी। जैसे सरस्वती का नदीतमा होना। बिल्कुल सही। इनको याद रखने के लिए एक क्रम बना सकते हैं क्या? जैसे IJCRBSS, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। हाँ, ये तरीका अच्छा याद रखने के लिए। IJCRBSS। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या उनकी दुनिया बस इन्हीं नदियों तक ही थी या और भी आगे जानते थे वो? नहीं, देखिए ऋग्वेद के हिसाब से देखें तो उनकी जो भौगोलिक जानकारी थी वो पश्चिम में कुभा नदी तक फैली थी। कुभा यानी आज की काबुल नदी, अफगानिस्तान में। ओह, अफगानिस्तान तक? हाँ, और पूरब में अगर देखें तो यमुना और गंगा का जिक्र मिलता तो है, पर बहुत ही कम। मतलब शायद वो उनके लिए सीमांत नदियां थीं, किनारे की। तो मेन फोकस उधर नहीं था? नहीं, मुख्य जीवन तो सप्त सिंधु क्षेत्र में ही था। उत्तर में हिमालय का जिक्र हिमवंत नाम से मिलता है, और दक्षिण में रेगिस्तान का भी आभास है मरु शब्द से, जो शायद थार रेगिस्तान का किनारा रहा होगा। यानी उनकी दुनिया का नक्शा खींचे तो वो आज के अफगानिस्तान के कुछ हिस्से, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत को कवर करता था। अच्छा, ऋग्वेद में पहाड़ों का जिक्र है, जैसे आपने कहा हिमवंत, और वो सोम पौधे के लिए मशहूर मुजवंत पहाड़। हाँ, मुजवंत का भी जिक्र है। पेड़ पौधे भी होंगे, जानवर? बिल्कुल, पीपल, शीशम जैसे पेड़ों का जिक्र है। जानवरों में घोड़ा, घोड़ा तो बहुत ही महत्वपूर्ण था उनके लिए। गाय तो धन का प्रतीक थी। हाँ, वो गविष्टि शब्द सुना है मैंने, गायों की खोज में युद्ध। हाँ बिल्कुल, गविष्टि का मतलब ही था गायों की खोज, जो अक्सर लड़ाई का कारण बनती थी। शेर वगैरह का भी जिक्र है। ये सब चीजें उस इलाके के माहौल से एकदम मेल खाती हैं। सही। और ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये लोग कोई बड़े शहरों में नहीं रहते थे। अच्छा, तो फिर कैसे रहते थे? वो मुख्य रूप से पशुपालक, पास्टोरलिस्ट थे, मतलब जानवर पालने वाले, और अर्धघुमंतु, सेमी नोमैडिक, यानी एक जगह टिककर नहीं रहते थे हमेशा। उनकी संपत्ति का मुख्य आधार, जैसा मैंने कहा, गायें थीं। तो मतलब आज के जमाने में जैसे पैसा या प्रॉपर्टी है, उस वक्त गाय की वो अहमियत थी। तो उनकी बस्तियां कैसी होती थी? कोई शहर, किले वगैरह? देखिए, बस्तियों के लिए शब्द मिलता है ग्राम, पर ये ग्राम शायद आज के जैसे पक्के गांव नहीं थे, बल्कि अस्थायी शिविर या छोटी बस्तियां ज्यादा थीं। पुर शब्द का भी जिक्र है, जिसका मतलब किला होता है, पर ये शायद मिट्टी या लकड़ी के बने अस्थायी सुरक्षा घेरे टाइप के होते थे, कोई परमानेंट ईंटों के किले नहीं। अच्छा, मतलब डिफेंसिव स्ट्रक्चर टाइप। हाँ, कुछ वैसा। और उनका समाज जन पर आधारित था। जन मतलब कबीला, किसी निश्चित भौगोलिक इलाके यानी जनपद पर नहीं। वो कॉन्सेप्ट बाद में आया। समझ गया। तो ये तो हुई ऋग्वेद की बात। अगर हम जमीनी सबूतों की बात करें, मतलब आर्कियोलॉजी की, तो क्या कोई कनेक्शन दिखता है? हाँ, कुछ हद तक कनेक्शन बिठाने की कोशिश की जाती है। एक कल्चर है पेंटेड ग्रेवेयर, PGW संस्कृति, जिसका समय लगभग 1100 से 600 BCE माना जाता है। PGW, पेंटेड ग्रेवेयर। हाँ, इसको ऋग्वैदिक काल के बिल्कुल आखिरी चरण और खासकर इसके बाद आने वाले उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। इसके जो सबूत हैं वो हमें गंगा, यमुना, दोआब और आसपास के इलाकों में ज्यादा मिलते हैं। तो ये PGW से क्या पता चलता है? ये जो PGW साइट्स हैं वो ज्यादातर छोटी ग्रामीण बस्तियां दिखाती हैं, जो ऋग्वेद के ग्राम वाले वर्णन से कुछ कुछ मेल खाता है। और एक खास बात यह है कि इसी दौर के आसपास लोहे का इस्तेमाल शुरू होने के सबूत मिलते हैं। ऋग्वेद में अयस शब्द है, बाद में श्याम अयस यानी लोहे का जिक्र आता है। लोहा, आयरन, इसका मतलब तकनीक बदल रही थी। बिल्कुल, और इसी लोहे ने आगे चलकर गंगा के घने जंगलों को साफ करना मुमकिन बनाया और पूरब की तरफ बढ़ने में बहुत मदद की। ये तो वाकई एक बड़ा मोड़ लगता है। मतलब तकनीक यानी लोहा, उसने भूगोल को बदलने में, या यूं कहें कि भूगोल का इस्तेमाल बदलने में मदद की। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ऋग्वैदिक भूगोल और जीवन शैली बाद के वैदिक काल से काफी अलग हो गए? हाँ बिल्कुल, लगभग 1000 BC के आसपास और उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आता है।
एक तरह का पूरब की ओर पलायन, ईस्टवर्ड शिफ्ट दिखता है। ईस्टवर्ड शिफ्ट। हाँ, जीवन का जो केंद्र था वो सप्त सिंधु से हटकर गंगा यमुना दुआब, जिसे मध्य देश कहा गया, वो बन गया। अच्छा, तो सरस्वती का महत्व कम हो गया होगा। हाँ, सरस्वती की जगह अब गंगा और यमुना प्रमुख नदियां बन गई। जीवन शैली में भी बदलाव आया। पशुपालन के साथ साथ स्थायी कृषि बहुत महत्वपूर्ण हो गई। खेती बढ़ गई मतलब। हाँ, और राजनीतिक तौर पर देखें तो कबीलाई जन की जगह धीरे धीरे क्षेत्रीय पहचान यानी जनपद बनने लगे, छोटे छोटे राज्य टाइप। लोहे के औजारों और हथियारों ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो ये एक पूरी चेन है। लोहा आया, जंगल साफ हुए, खेती बढ़ी, लोग ज्यादा स्थायी हुए, पूरब में बसे, नए राज्य यानी जनपद बने, और इसी ने फिर बाद के महाजनपदों और भारतीय सभ्यता के अगले चरण की नींव रखी होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही वो बदलाव था। तो अगर परीक्षाओं के लिहाज से देखें तो क्या खास बातें दिमाग में रखनी चाहिए स्टूडेंट्स को? देखिए, परीक्षा के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, सप्त सिंधु की नदियां और उनके वैदिक और आधुनिक नाम, जैसे परुशिनी इज इक्वल टू रावी, ये मैचिंग में आ सकता है। हाँ, ये तो आता है। दूसरा, सरस्वती का महत्व, खासकर वो नदीतमा वाला पॉइंट। तीसरा, उनकी भौगोलिक सीमाएं, पश्चिम में कुभा, पूरब में गंगा यमुना का हल्का जिक्र। चौथा, उनकी जीवन शैली, पशुपालक, अर्धघुमंतु, ग्राम, पुर, जन, गविष्ठी। और सबसे जरूरी, प्रारंभिक ऋग्वैदिक यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच का फर्क, खासकर भौगोलिक और सामाजिक बदलाव, वो सप्त सिंधु से गंगा घाटी वाला शिफ्ट। वो नदियों वाला IJCRBSS निमोनिक तो वाकई काम आ सकता है। और जैसा आपने बताया, पूरी कहानी की तरह सोचना, सप्त सिंधु में पशुपालक जीवन, फिर धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ना, गंगा के मैदानों में लोहे की मदद से खेती और नए राज्यों का बनना, ये विजुअलाइज करने से याद रहेगा। बिल्कुल, कहानी की तरह जोड़ने से चीजें याद रखना आसान हो जाता है। और देखिए, इससे एक बड़ा सबक ये भी मिलता है कि कैसे पर्यावरण जैसे नदी का रास्ता बदल जाना या सूख जाना, और कैसे नई तकनीक जैसे लोहे का आना, ये मिलकर न सिर्फ भूगोल बदलते हैं बल्कि पूरे समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति की दिशा ही मोड़ सकते हैं। सही कहा। तो हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल का भूगोल मुख्य रूप से सप्त सिंधु क्षेत्र पर केंद्रित था। एक ऐसा जीवन जो पशुपालक था, अर्धघुमंतु था, और ये बाद के गंगा केंद्रित, कृषि आधारित और ज्यादा स्थायी जीवन से काफी अलग था। ऋग्वेद वाकई सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, उस युग का एक तरह से भौगोलिक और सामाजिक दस्तावेज भी है। बिल्कुल, और अंत में सोचने के लिए बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जैसे सरस्वती का सूखना या लोहे का आना उस युग के लिए बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव थे, हाँ, वैसे ही आज के युग में कौन से ऐसे भौगोलिक या तकनीकी बदलाव हैं? सोचिए, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, AI वगैरह, जो हमारी सभ्यता और दुनिया को उसी तरह मौलिक रूप से बदल रहे हैं। इतिहास हमें अपने आज को समझने की एक दृष्टि भी देता है। बहुत दिलचस्प नजरिया, ये सोचने वाली बात है। नमस्ते।